तो स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन सीरीज की नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्वेश्चन सीरीज वाली वीडियो में सेट थ्योरी के बारे में, और सेट थ्योरी का क्वेश्चन शीट 1 सॉल्व कर रहे थे हम, और उसका एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। दूसरा पार्ट ये है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास इस सीरीज में ये है, इफ a इज इक्वल टू, आपके पास दे रखा x y z एक सेट जिसके पास 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का पूछा हुआ आपके पास टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। किसी भी सेट के पास टोटल सबसेट जो होते हैं वो कितने रहते हैं, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि 2 टू द पावर 3, तो 8 इसके पास टोटल सबसेट होंगे। इसने पूछा नॉन एम्प्टी, तो एम्प्टी सबसेट कितने होते हैं, एम्प्टी सबसेट जो रहते हैं वो रहता हर एक सेट के पास एक, और इम्प्रॉपर कितने होते हैं, इम्प्रॉपर वो रहते एक। तो वो पूछा प्रॉपर, ना ही आपने इम्प्रॉपर को उसके साथ रखना ना ही एम्प्टी को, तो आपको 2 सबसेट को हटाना पड़ेगा 8 में से। 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6। ये आपका आंसर है। प्रॉपर का मतलब है एम्प्टी और इम्प्रॉपर के अलावा जो भी है, ठीक है। एम्प्टी सेट भी प्रॉपर ही है, लेकिन उसने एम्प्टी लेने से मना कर रखा, ठीक है। अब ये क्या दे रखा आपके पास, इफ ए बी सी आर सेट्स देन विच वन इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो यहां पे क्या दे रखा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये इंप्लाई करेगा कि बी बराबर होगा सी क्या, और दूसरे ऑप्शन में ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी इंप्लाई करेगा बी इक्वल टू सी। तीसरे में डिफरेंस के लिए सेम चीज बोली है, चौथे में सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए सेम चीज बोली है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये आंसर एक से ज्यादा बनेंगे। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखिए कि ट्रू ऑप्शन कौन सा वो ढूंढते, ठीक है, नॉट ट्रू को हटा देते। अब मेरे पास सेट थ्योरी के अंदर एक थ्योरम रहती है कि अगर ए बी सी 3 सेट है, ठीक है, एंड A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C अगर है, इसके साथ साथ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C अगर है, तो हमेशा A बराबर B के होगा, ठीक है, B बराबर C के होगा। यहां पे अगर देखें आप, B बराबर C के होगा, यानी कि 3 सेट के लिए अगर ये 2 प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है तब आप इंप्लाई करोगे B इक्वल टू C होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये अलग अलग है, अलग अलग से आएगा नहीं ऐसे, ठीक है। लेकिन करते कैसे वो देखते हैं। अगर मैं पहला उठाता हूं A यूनियन B, ये है हमारे पास A यूनियन C, ठीक है। इस पे क्या कर दीजिए, इंटरसेक्शन कर दीजिए C का, इंटरसेक्शन कर दीजिए यहाँ पे C का दोनों तरफ, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब क्या करना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो बाहर का ऑपरेशन होता है वो साथ में जाता, और जो अंदर का ऑपरेशन होता है वो अपनी जगह रहता। और यहां से क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन C, ये हो जाएगा। C इंटरसेक्शन C क्या होगा, C किसी भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वही आएगा C इंटरसेक्शन A, ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखना, C इंटरसेक्शन A कर रहा है यहाँ पे, यानी कि A और C के कॉमन एलिमेंट, तो इसके अंदर क्या आएंगे, A और C के कॉमन एलिमेंट, उसका यूनियन किसके साथ करना, C के साथ। तो जो A और C के कॉमन एलिमेंट होंगे वो C के एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा C। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसकी वैल्यू आ रही है इतनी, ये आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ये मैंने C को इस तरफ ले गया, इसको इस तरफ, कॉम्यूटेटिव, यानी कि इंटरसेक्शन और यूनियन में हमेशा सेट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हैं, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। अब दूसरा देखो यहाँ पे, अभी हमने क्या किया था, C से इंटरसेक्शन करवाया था फर्स्ट में, यानी कि इसमें। अब इसी में क्या करिए,
ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन करवाइए बी से दोनों तरफ, ए यूनियन, बेसिकली इसके बीच में क्या है, ये है यूनियन, ठीक है, और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन करवाइए बी से। अब इसके लिए सॉल्व करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी आएगा, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी का मतलब है बी, ये आ जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा, इक्वल टू यही है। अब यहाँ पे ए और बी की कॉमन एलिमेंट है, उसका यूनियन बी के साथ करना, तो हमको मिलेगा क्या, बी, तो बी इक्वल टू क्या है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये देखिए। अब इसको देखिए और उसको देखिए, इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, और उसमें क्या, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये और ये सेम है। ए इंटरसेक्शन सी को मैं ए इंटरसेक्शन बी से रिप्लेस कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं इसको करता हूं तो b इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, a इंटरसेक्शन c यूनियन b इंटरसेक्शन c, यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर, इससे मैं कह सकता हूं कि b इक्वल टू c। अब अगर यहाँ पे a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c नहीं दे रखा होगा तो ये कभी मतलब इन जनरली बराबर नहीं आएंगे, इसीलिए इसका साथ में होना जरूरी है। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, उसका कारण है क्योंकि ये अलग अलग दे रखे। तीसरा ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन जो है हमारे पास, इसमें क्या दे रखा, a माइनस बी, यानी कि a डिफरेंस b इज इक्वल टू a डिफरेंस c, ये इंप्लाई करता b इक्वल टू c। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से करिए, a इक्वल टू ले लीजिए x y, ठीक है, और b इक्वल टू ले लीजिए यहाँ पे 1 2। जब a डिफरेंस b निकालोगे ना, तो डिफरेंस का मतलब हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट हटा देने, यानी कि इसके एलिमेंट में से इसके एलिमेंट हटा देने, लेकिन b के तो कोई भी एलिमेंट a के पास नहीं है, तो ये xy ही आएगा, ये हो जाएगा आपके पास। अब यहीं पे c इक्वल टू आप 3 4 भी ले लीजिए, c इक्वल टू आप अगर 3 4 ले लेते हैं तो यहाँ पे a माइनस सी कितना आएगा, यानी कि a डिफरेंस c, a के एलिमेंट में से c के एलिमेंट हटा दीजिए, फिर से वही आएगा, क्योंकि a के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है c का, तो xy आया। तो यहां मैं क्या देख पा रहा हूं, a माइनस बी इक्वल टू a माइनस सी तो आ रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे b इज इक्वल टू c नहीं लिया, दोनों डिफरेंट है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब लास्ट डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता, यूनियन में से a और b के यूनियन में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देना, कॉमन पार्ट। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूं a सिमेट्रिक डिफरेंस b, और यहाँ ये क्या है, a सिमेट्रिक डिफरेंस c, ठीक है। अब क्या करिए, a का ऑपरेट कर दीजिए a सिमेट्रिक डिफरेंस b में, a का ऑपरेट कर दीजिए a सिमेट्रिक डिफरेंस c में, दोनों तरफ एक से ऑपरेट कर दिया। अब यहां से मिलेगा क्या, ये क्या होता, ये भी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ट्रू करता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले a को इसके साथ लेके आ सकता हूं, ये हो जाएगा आपके पास डिफरेंस b हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस b, और ये वाला a इसके साथ आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, और ये डिफरेंस c। अगर किसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं पता तो a स्टार b स्टार c बराबर होता है a स्टार b स्टार c, पहले इधर से ऑपरेट किया और फिर इधर से ऑपरेट किया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये इस प्रॉपर्टी को ट्रू करता। तो यहां से क्या मिलता, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए हमेशा एम्प्टी सेट होता। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब समझिए, ए यूनियन बी में से आपने ए इंटरसेक्शन बी हटा देना, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब लास्ट वीडियो में हमने इसके फॉर्म भी लिखी हुई है, ये हो जाएगा। तो a यूनियन b, अगर b इक्वल टू a है तो आपके पास a ही आएगा, ये भी a आएगा, तो a में से a हटाओगे तो एम्प्टी सेट मिलेगा पूरा का पूरा। तो एम्प्टी सेट सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट सिमेट्रिक डिफरेंस c। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दीजिए, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट
और बी की वैल्यू यहाँ पे बी रखो, तो एम्प्टी सेट का यूनियन बी के साथ करोगे तो बी आएगा, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे तो एम्प्टी सेट आएगा। तो यहां से बचेगा क्या, सिर्फ बी, ये आ जाएगा आपके पास। और ये क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस सेम सी के साथ, और ये आ जाएगा आपके पास सी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि बी इक्वल टू सी आया, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद रखनी है प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इन 4 ऑप्शंस में से या 4 प्रॉपर्टीज में से कौन सा ट्रू नहीं है। ए और बी 2 सेट दे रखे हैं हमारे पास, ए और बी 2 सेट के लिए वेन डायग्राम बनाइए। ठीक है, वेन डायग्राम क्या कहता है ए और बी के लिए, कि आप इसको इस तरीके से रखें, ये ए है ये बी है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये होता ए माइनस बी का, और ये वाला जो पार्ट अगर मैं इसको अलग अलग करूं, ये वाला पार्ट होता ए माइनस बी का, और जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे ये वाला पार्ट ये होता बी माइनस ए का, ओनली बी, ये हो जाएगा। और जो ये बीच वाला पार्ट है आपके पास, ये वाला पार्ट ये होता ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब यहां पर देखना, ये क्या कह रहा है कि a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a, यानी कि a सिमेट्रिक रेफरेंस b जो है a के अंदर आता, जो कि करेक्ट है। ये सेट तो पूरा a था, ये सेट पूरा a है और a का पार्ट ही ये है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, a सबसेक्शन ऑफ b इज सबसेट ऑफ a, यानी कि a डिफरेंस b इज सबसेट ऑफ a, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट में से b का एलिमेंट हटा दो। ठीक है, एक एलिमेंट में से बी का एलिमेंट हटा दो तो बचेगा क्या, सबसेट ऑफ ए। अब ये दूसरा ऑप्शन में क्या, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए, इसको अभी देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या, ए इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, क्या ए जो है पूरा सेट ए ये इतने का सबसेट हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ये नॉट ट्रू। तो करेक्ट आंसर तो हमको ये मिल गया। और लास्ट ऑप्शन क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर मैं इसको देखता हूं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए मेरे पास ये है, ये सेट है, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट ये है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ना, मेरे को ये वाला मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ये वाला पार्ट मिलेगा, ओनली ए वाला, जो कि सबसेट होता है ए का। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है। अगर आप इसकी बात करते हो, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए, तो यहां पर देखें ये हो जाएगा आपके पास वेन डायग्राम, ये हमारा ए है ये बी है। ठीक है, तो ए का बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट छोड़कर सारे एलिमेंट, ये है बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी के एलिमेंट छोड़कर सारे एलिमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता, ए का कॉम्प्लीमेंट होता ए के एलिमेंट छोड़कर सारे एलिमेंट। ए के एलिमेंट छोड़कर आपको क्या लिखने, जो भी एलिमेंट बचते, ए के एलिमेंट छोड़कर ये वाले एलिमेंट। ठीक है, अब उसने क्या कह रखा, बी के कॉम्प्लीमेंट में से ए का कॉम्प्लीमेंट हटा दो, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बाहर वाला ये वाला पार्ट, ये ए के पास भी, ए के कॉम्प्लीमेंट के पास भी, बी के कॉम्प्लीमेंट के पास भी, ये पूरा हट जाएगा। अब बचता अंदर वाला पार्ट, बी के कॉम्प्लीमेंट में से ए का कॉम्प्लीमेंट का पार्ट हटा दीजिए आप, तो आपने क्या कर दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया। ठीक है, तो बचता कौन सा, सिर्फ ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए, जो कि करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या है, ये भी करेक्ट है, ये भी, मतलब स्टेटमेंट के लिए ये करेक्ट है, ओरिजिनली ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन के आंसर के लिए ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसने क्या पूछा, नॉट ट्रू पूछा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज। किसी भी सेट के पावर सेट के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 2 to the power n।
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 to the power n। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। और नेक्स्ट हमारे पास अगर सेट ए इक्वल टू ये है, सेट बी इक्वल टू ये है, सेट सी इक्वल टू ये है, तो आपने ये निकालना। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट है बी और सी के, बी और सी के पास कॉमन एलिमेंट कितने, सिर्फ एक, 4। इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, 3 ए सी के पास नहीं है, 5 और 6 बी के पास नहीं है, ये हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, इसका यूनियन किसके साथ करना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आ जाएगा, इसको किसके साथ रख देना, ए के साथ रख देना। यूनियन का मतलब तो दोनों को साथ लेके आना, तो 1 2 3 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर है। इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे पास इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स देन दिस इज इक्वल टू, यहां पे क्या दे रखा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होता। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम डी मॉर्गन्स लॉ से पीछे पढ़ चुके हैं पिछली वाली वीडियो में। एक्स इंटरसेक्शन जब कॉम्प्लीमेंट को अंदर लगाते तो ये क्या करता, इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देता और ये हो जाता। अब ये 3 सेट है, एक सेट ये है, एक ये है, एक ये है, ऑपरेशन है यूनियन और इंटरसेक्शन, बाहर वाला ऑपरेशन साथ में जाता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। अंदर जो है वो अपनी जगह पे रहता ऑपरेशन, एक्स इसके साथ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट। कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट सेट होते हैं, यानी कि उनके पास कॉमन में एम्प्टी एलिमेंट होता है। तो ये तो एम्प्टी हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। यहां पे इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन हमको ये देखना एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता। वाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता एक्स इंटरसेक्शन, क्या करना आपने, एक्स में से वाई के एलिमेंट हटा देने, ये इसका मतलब होता एक्स इंटरसेक्शन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफिकली देखते हैं, मतलब वेन डायग्राम पे देखते हैं, तो ये x है, ये y है, x एंड y। ठीक है, x के साथ किसका इंटरसेक्शन करवाना आपने, x के साथ आपने इंटरसेक्शन, x के साथ आपने इंटरसेक्शन करवाना y कॉम्प्लीमेंट का, x के साथ आपने किसका इंटरसेक्शन करवाना, y कॉम्प्लीमेंट का। तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, जो कॉमन पार्ट होगा, x माइनस वाई, x माइनस वाई। यहाँ पे देख लीजिए x में x के सेट x में से y के एलिमेंट हटा दिए तो कुछ तो कम हुआ होगा, लेकिन जो भी बचे वो x के एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन में x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है लेट a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ x। a और b जो है ये नॉन एम्प्टी सबसेट है x के, एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ, a इज नॉट सबसेट ऑफ b, ये दे रखा उसने। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब एक चीज देखना, a सबसेट नहीं है b का, इसके लिए जब आप वेन डायग्राम बनाओगे तो क्या क्या बन सकते हैं। a सबसेट नहीं है b का मतलब होने का है a और b ऐसे होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, बाकी सारे कुछ डिफरेंट होंगे, तो उसके लिए वेन डायग्राम बनता है। ऐसा हो सकता है आपके पास दोनों के पास एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, क्योंकि सबसेट नहीं है, ये ए बी है, ये हो सकता है आपके पास। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ए सबसेट नहीं है बी का, लेकिन बी तो सबसेट हो सकता है ए का, एक कंडीशन ये भी हो सकती। तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, ये बाहर वाला कितना हो जाएगा ए, अंदर वाला बी, ऐसे हो जाएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनती, जब कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है तो उन दोनों सेट के बीच 3 पॉसिबिलिटी बनती, या तो कुछ एलिमेंट कॉमन हो कुछ डिफरेंट, या सारे एलिमेंट डिफरेंट हो, या जो पहला वाला सबसेट नहीं था दूसरे का, लेकिन दूसरा तो पहले वाले का सबसेट हो सकता। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी बनती। अब ऑप्शन पढ़िए, ए इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, पहला ऑप्शन ये है। ए जो है
वो सबसेट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का। ए जो है वो सबसेट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का। ये है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इस केस में अगर मैं पढ़ूं ये तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बन गया। क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के अंदर पूरा का पूरा ए आ रहा? तो नहीं। उसका कारण क्या, ए के पास तो ये वाला पार्ट भी था, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट तो आपके कॉम्प्लीमेंट का सब अंदर है ही नहीं, इसीलिए ये वाला ऑप्शन तो यहीं से नॉट ट्रू हो जाता। इन तीन केस में से जो एक केस को भी फेल कर जाएगा वो आपका गलत आंसर है, ठीक है। और यहां पे भी देख सकते हैं आप, ए इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बनाएंगे ना तो ये बनेगा इस तरीके से। तो देख पा रहे आप, ए सबसेट बनना चाह रहा बी के कॉम्प्लीमेंट का, लेकिन बी के कॉम्प्लीमेंट में ए का ये वाला पार्ट तो आ रहा, ये वाला पार्ट तो रह रहा ना, ये वाला पार्ट तो बच जा रहा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये भी नहीं होगा। और अगला क्या हमारे पास, बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए, जरूरी नहीं है, ऐसे भी तो हो सकता, आ तो रहा, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे होगा ही। एक ही केस में आ रहा ना, इसमें और इसमें तो नहीं आ रहा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। हो सकते लेकिन जरूरी नहीं है, दो इस तरीके के केस भी तो। आंसर हमारा वो होगा जो हमेशा ट्रू होगा। बेसिकली इन चार स्टेटमेंट्स में से वो स्टेटमेंट आपका आंसर बनेगा जो इस स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू करे। हमेशा ट्रू करने का मतलब इन तीनों केस में। तो जब आप इसकी बात कर रहे हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो हो सकता लेकिन जरूरी नहीं है, यहां से और यहां से ये दो केस भी तो बन सकते हैं। लास्ट ऑप्शन देखिए, ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर नॉट डिसजॉइंट। ये कह रहा है ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, यानी कि नॉन एम्प्टी होंगे। अब तीनों केस में देखो, तीनों केस में ये कंडीशन ट्रू आएगी। कैसे, यहां पे देखो सेट ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये एम्प्टी आ रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर a माइनस बी वाला पार्ट आ रहा, तो इस केस में भी ये नॉन एम्प्टी आ रहा। दूसरा केस, सेट ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, बी के कॉम्प्लीमेंट में तो ये सब आएंगे और बी के कॉम्प्लीमेंट का तो ये सबसेट बन रहा है इस वाले पर्टिकुलर केस में। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहां एम्प्टी आएगा? नहीं, दूसरे केस में भी नहीं होगा। तीसरा केस देखिए, इसमें क्या हो रहा, ये बी है और ये ए है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये। अब यहां पे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का जब कॉम्प्लीमेंट करोगे ना आप, तो उसमें कॉमन क्या आ जाएगा? ये जो अंदर वाली रिंग है, ये वाली, ये कॉमन आ जाएगी, ये वाली रिंग, सिर्फ इतना वाला पार्ट ये कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे भी ये नॉट एम्प्टी है। तो एक स्टेटमेंट ऐसा है जो तीनों पॉसिबिलिटी को ट्रू करता है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा आपको वेन डायग्राम से ये समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23, इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। y क्या दे रखा हमारे पास? 9 का मल्टीपल में n इक्वल टू 1 रखोगे तो n माइनस 1 जीरो बनेगा, तो ये जीरो आ जाएगा। n इक्वल टू 2 रखोगे तो n माइनस 1 1 बनेगा और ये 9 आ जाएगा। n इक्वल टू 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास 9 के मल्टीपल के एलिमेंट मिलते रहेंगे, यानी कि y इज द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ n, मतलब ऑल मल्टीपल ऑफ 9 विच आर पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी कि पॉजिटिव 9 के मल्टीपल जो भी है उस सेट के अंदर है। अब दूसरा सेट क्या मेरे पास, x जो है ना, x का एक एलिमेंट है मेरे पास 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, ये है। अब मुझे इसमें और उसमें रिलेशन बनानी है। रिलेशन क्या है, अगर मैं 9 के मल्टीपल में कुछ दिखा पाऊं इसके पास तो ज्यादा अच्छा होगा। अब 4 टू द पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 को मैंने ब्रेक कर दिया बाइनोमियल के लिए। अब बाइनोमियल थ्योरम में का यूज कर सकता हूं मैं, और बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि NC0 x टू द पावर, x ये है y ये है, x टू द पावर n
y टू द पावर 0, पहला टर्म होता बाइनोमियल एक्सपेंशन का, और nc1 1 टू द पावर n माइनस 1 3 टू द पावर 1। अगला टर्म क्या होता है nc2 1 टू द पावर n माइनस 2 3 टू द पावर 2 अप टू ncn 3 टू द पावर कितना हो जाएगा n 1 टू द पावर 0। ठीक है, और ये हो जाएगा आगे -3n माइनस 1, इसके पास पहले ही से है। ठीक है, अब अगर NCR की बात करो आप एक्स में उसमें कॉम्बिनेशन में, तो ये क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे nc0 की वैल्यू कितनी होती है, nc0 की वैल्यू होती है 1। जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे यहाँ पे देखना n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह कितना 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो हमेशा होती है 1। ठीक है, और यहाँ n माइनस 0 का मतलब क्या हो गया n फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 0 पे कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस nc1 कितना हो जाएगा, अगर आप nc1 को निकालोगे यहाँ पे इसी फॉर्मूले से तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल और r की जगह है 1, 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। जब n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे, ये n फैक्टोरियल का मतलब क्या, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूं मैं, और डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं 3 इंटू n, इसकी जगह n आ जाएगा, इसकी जगह ये 3 है, प्लस nc2, इसको रहने दीजिए, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। 3 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 9 प्लस अप टू ncn कितना हो जाएगा, अगर आप ncn निकालोगे n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n कितना हो जाएगा 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 1, और इसका आंसर कितना, मतलब ये बन जाएगा आपके पास 3 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 9 का मल्टीपल है, अगला जो होगा ना, अगला टर्म वो 3 टू द पावर 3 वाला होगा, फिर 3 टू द पावर 4 और n तक जाएगा। इसका मतलब है 3 की पावर बढ़ती जा रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 2 को कॉमन लेकर ये बचेगा मेरे पास nc2 प्लस अगला जो बचेगा nc3, और 3 टू द पावर 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 टू द पावर 3 अगला टर्म होने वाला मेरे पास, प्लस अप टू कहां तक जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 2। 9 में क्या आता 3 टू द पावर 2, तो 2 पावर मैंने इसको कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब ये भी क्या हो गया 9 का मल्टीपल, 9 इंटू k लिख सकता हूं मैं, जहां पे k ये है। तो जो y है मेरा, ये भी 9 का मल्टीपल है, और y है मेरा, ये भी 9 का मल्टीपल है। लेकिन x और y में फर्क क्या, वो देखिए, अगर आप x को देखते हैं तो y को देखते हैं, तो ये क्या था 0, 9 और 18 और आगे जाके इनफिनाइट तक जाते रह गए। और जब आप x को देखते हैं तो x में जब आप पहला एलिमेंट रखोगे यहाँ पे n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, तो ये कितना आएगा 0 आएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 2 रखोगे तो 16 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। 16 माइनस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपने पास, ये 7, ये बन जाएगा अपना 9। अगला जब आप रखने वाले हो 4 की पावर 3 माइनस 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 64 माइनस 10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 54, और ये अगला क्या हो जाएगा 54। ठीक है, और 54 को क्या लिख सकते हैं हम, 54 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखना 9 और 54 के बीच में कितने एलिमेंट छूट गए, 27 छूट गया। ठीक है, और 9 का मल्टीपल अगला जो भी होगा 36, और उसके बाद 45, ये सारे एलिमेंट छूट गए। तो x के पास 9 के मल्टीपल तो है, लेकिन किस तरीके से, इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x जो है ये सबसेट बन जाएगा y का, x जो है सबसेट बन जाएगा y का, क्योंकि x के पास y के पास
कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो एक्स के पास नहीं है, और वो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे एक्स यूनियन वाई क्या आएगा, जब एक्स सबसेट है वाई का तो एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जो बड़ा सेट होता। तो आंसर इज वाई। इस तरीके से आप इसको करोगे। और अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इज द डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, जिन सेट का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी आए, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो अगर आप आर और जेड में देखते हैं तो जेड क्या होता, इंटीजर यानी कि सबसेट ऑफ आर। तो जब जेड इंटरसेक्शन आर करोगे तो पूरा का पूरा जेड आएगा, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। ठीक है, क्यू और आर रेशनल नंबर, इंटरसेक्शन रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के बाद इरेशनल भी होते हैं, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं आया। जेड इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, जेड इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट हमेशा एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट ही इरेशनल नंबर होते जिसको इससे दिखाते। तो इनके पास इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये डिसजॉइंट हो जाएंगे, करेक्ट आंसर है। और लास्ट है हमारे पास आर इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। सेट ऑफ रियल नंबर में क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल सारे नंबर, तो इसीलिए इसके कॉमन में क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। तो करेक्ट आंसर इज दिस, बाकी सारे डिसजॉइंट पेयर नहीं है, ये डिसजॉइंट पेयर है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, a survey show that 63% of the Indian like cheese whereas 76 likes apples। ठीक है, 63% चीज पसंद करते हैं और 76 एप्पल। ठीक है, X of the Indians like both cheese and apple, then X can be। ये कह रहा कि आपके पास 63% यानी कि नंबर ऑफ इंडियंस जो चीज पसंद करते हैं वो है 63%। ठीक है, और नंबर ऑफ इंडियन जो एप्पल पसंद करते हैं वो है आपके पास 76%। ठीक है, और X% जो इंडियन है आपके पास वो लाइक करते दोनों चीजों को, दोनों चीज का मतलब हो जाएगा कॉमन, ये है X%। अब ये बता रहा कि आपको बताइए कि X क्या होगा, वो X% कॉमन क्या होगा उसको फाइंड करना आपने। ठीक है, जब भी परसेंटेज की बात हो रही होगी तो वो किस में से लिया जाता, 100 में से। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ ए यूनियन सी होगा, यानी कि एप्पल और चीज पसंद करने वाले, उन सबको अगर कंबाइन किया जाए तो वो कितने होंगे टोटल, 100%। ठीक है, तो अगर तीनों के पास चारों चीजों में परसेंटेज है तो परसेंटेज साइन को साइड रखिए, लास्ट में परसेंटेज में बोल देना। तो मेरे पास एक फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये रहता, ए रिप्रेजेंट कर रहा है ये और बी रिप्रेजेंट कर रहा इसको, चीज वालों को। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 76 प्लस 63 ये हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि एक्स, और नंबर ऑफ ए यूनियन कितना हो जाएगा, 100%। अब यहाँ पे आप करिए, x को लाइए इस तरफ, और 76 और 63 कितना हो जाएगा, 639 हो जाएगा ये, और 6713 ये हो जाएगा -100। इस 100 को मैंने इस तरफ लेके आया, x को इस तरफ, और ये x इक्वल टू कितना बचा, 39। तो 39% इंडियन जो रहेंगे वो आपके पास क्या करेंगे, दोनों चीजों को पसंद करेंगे। क्लियर है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अ सेट कंटेन्स 2n+1 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स। अगर किसी भी सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उस सेट के उन सारे सबसेट का कलेक्शन जो r नंबर ऑफ एलिमेंट रखते हैं। जैसे किसी सेट के पास 6 एलिमेंट है तो इस सेट के पास 3 एलिमेंट रखने वाले सारे सबसेट का कलेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन होता, 6C3। ठीक है, 6 में से आपने 3 3 के सेट कितने बना सकते हो जहां पे चीजें रिपीट ना हो।
ठीक है, उसमें ये क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। इतने तरीके से आप डिफरेंट सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसने कह रखा कि आपके पास सेट की जो कार्डिनलिटी है वो 2n+1। अब बताइए कि वो सारे सबसेट कितने होंगे जो n से ज्यादा एलिमेंट रखते हैं। n से ज्यादा एलिमेंट, n भी नहीं आएगा, यानी कि 2n+1 Cn+1, n से ज्यादा n+1 एलिमेंट रखने वाले सबसेट की काउंटिंग कितनी होगी, इतनी। और n+2 2n+1 Cn+2 एलिमेंट रखने वाले सबसेट की काउंटिंग इतनी होगी। n+3 एलिमेंट रखने वाले सबसेट की काउंटिंग कितनी होगी, 2n+1 Cn+3। टोटल तो 2n+1 है, तो 2n+1 से ही हमने उठाने। ऐसा करते करते आप एक टाइम कहां पे पहुंच जाओगे, 2n+1 C 2n+1 यहां तक पहुंच जाओगे आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमने टोटल वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा होगा। अब अगर आप कॉम्बिनेशन में देखो तो NCR इक्वल टू क्या होता है, NCn-R। फर्स्ट पोजीशन से टर्म की पोजीशन, फर्स्ट मतलब लेफ्ट साइड से टर्म की पोजीशन और राइट साइड से टर्म की पोजीशन की जो वैल्यू होती है कॉम्बिनेशन में, वो बराबर होती है कोएफिशिएंट बेसिकली, यानी कि NCR की वैल्यू। तो बस उसी का यूज कर रहा हूं मैं। यहां पे n इक्वल टू कितना, अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं तो n इक्वल टू, इसको मैं ऐसे यूज करूं क्या, इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से यूज करूं कि इसको मैं कैपिटल N बोलूं, इसको भी मैं कैपिटल N बोलूं, और ये मेरा कैपिटल N हो जाएगा। और n की वैल्यू कितनी यहां पे, 2n+1। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, अगर r इक्वल टू मैं n+1 रखूं, n+1, तो n-r कितना हो जाएगा, ये देखिए जरा, n-r हो जाएगा 2n+1 माइनस n+1, 1 से 1 कैंसिल, और ये हो जाएगा n। ठीक है, इसकी वैल्यू, यानी कि अगर आप r इक्वल टू n+1 रखने जा रहे हो तो n-r कितना हो जाएगा, n के। इसका कहने का मतलब ये है कि 2n+1 C, n+1 की जगह आप रख सकते हैं 2n+1 Cn, ये रख सकते हैं आप इसकी जगह। क्लियर है। अब दूसरा देखिए, जब आप r इक्वल टू अगला टर्म n+2 रखोगे और n इक्वल टू कितना, वही जो 2n+1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-r की, वो आ जाएगी 2n+1, और ये हो जाएगा आपके पास -n+2। एक n में से दो n में से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो n बचा, और 1 - 2 कितना हो जाता, -1। तो इसकी जगह क्या यूज करोगे आप, मतलब अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको, ये आपने देख लिया, इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिखूंगा मैं 2n+1 C, n+1 की जगह क्या आया था, n, प्लस 2n+1 C, इसकी जगह क्या आया, n+2 की जगह n-1। तो जब आप ऐसे ही करते रहोगे तो फर्स्ट टर्म में n आया, दूसरे में n-1, तीसरे में आएगा 2n+1 Cn-2, और ये घटते घटते एक टाइम 2n+1 C, और ये हो जाएगा 1। जब r इक्वल टू आप कितना लोगे, 2n+1, तो n-r कितना हो जाएगा, 0। तो ये बन जाएगा आपके पास 2n+1 C0, ये बन जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप इसको करोगे। फाइनली मेरे पास ये आ रखा। क्लियर है। अब इसी में देखो जरा, अगर आपको याद हो, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn कॉम्बिनेशन में इसकी वैल्यू होती है 2n, यानी कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोफिशिएंट का जो सम होता वो कितना होता है, 2n। यही इसका मतलब है। अब लेकिन यहां पे n की जगह क्या है, 2n+1, नीचे तो ठीक है 0 1 2 बेस, r की जगह 0 1 2, इसमें भी 0 1 2 n-1 n-2 और n तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी पावर 2n+1 है,
अब अगर मैं यहाँ पे ये जो बाइनोमियल का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये होता 2 टू द पावर n का मतलब क्या होता 1 + 1 टू द पावर n, ये होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं उसी का यूज करूंगा। किस तरीके से, यहाँ देखना 1 + 1 टू द पावर 2n + 1 रखूं मैं, ये है मेरे पास 2n + 1। ठीक है, 1 + 1 टू द पावर 2n + 1 अगर मैं रखता हूं तो ये मेरे पास क्या आता बाइनोमियल एक्सपेंशन से n की जगह 2n + 1 C0 प्लस, अच्छा 1 टू द पावर 2n + 1 होगा, 1 आएगा, 1 टू द पावर 0, x और y की जगह आपके पास क्या 1 1, तो बस यही आएगा 2n + 1 C0 प्लस 2n + 1 C1 प्लस 2n + 1 C2 अप टू डॉट डॉट 2n + 1 Cn, यहां तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे n तक नहीं है, आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन को कहां तक खोलना होता पावर तक, और पावर है 2n + 1। अब ये यहां से आगे क्या खुलेगा 2n + 1 Cn + 1 अप टू 2n + 1 Cn + 2n + 1, यहां तक ओपन होगा। क्लियर है? अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, इस टोटल की वैल्यू कितनी होती, इस टोटल की वैल्यू होती 2 टू द पावर 2n + 1। ठीक है, टोटल की वैल्यू कितनी होती 2 टू द पावर 2n + 1, और यहां पे हमको इतना है, ये एग्जैक्टली उतने ही टर्म आपके पास और है। ये n टर्म थे, आपने कितना जाना 2n + 1 तक। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो रहते हैं आपके पास n + 1। अगर n डिग्री की अगर आप इसको x + y टू द पावर n को ओपन कर रहे हो तो इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो n + 1 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करोगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ टर्म ये है, हाफ टर्म ये है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना सिर्फ इतने की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो यहां पे जो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज हो रहा है यहाँ। ये जो वैल्यू थी ना वो थी इतने टर्म्स की, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ आधे टर्म्स की वैल्यू। तो जो बचे हुए आधे टर्म हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा हाफ। ठीक है, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 2n हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन n नंबर ऑफ यूनियन इज इक्वल टू 20, यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट। हमारे पास दे रखा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 20 है, नंबर ऑफ a इक्वल टू 12 है, नंबर ऑफ b इक्वल टू 9 है, और नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू है 4, where u is the universal set and a and b are subset of u. Then number of a union b का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। यहां पर देखना, नंबर ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट पूछने का मतलब क्या है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट होता क्या, यूनिवर्सल सेट में से a यूनियन b के एलिमेंट हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से a यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट बी के एलिमेंट हटा दो। अब जब नंबर लगाओगे इसके पास तो नंबर में ये नंबर ऑफ दिस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ बी है, और इंटरसेक्शन में भी एलिमेंट है आपके पास 4, और यूनिवर्सल सेट में आपके पास कितने एलिमेंट दे रखे 20। ठीक है, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है। तो ए यूनियन बी के जब मैं एलिमेंट फाइंड करता हूं तो फॉर्मूला मैंने काफी बार बात कर लिया, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए कितने 12, नंबर ऑफ बी 9 है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बचता 5 और ये 17। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 20 है, 20 में से 17 हटा दीजिए, 3 आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है यू के पास 20, ए ये है, बी ये है, ए बी। ए के पास कितने एलिमेंट है 12, बी के पास है 9, 4 एलिमेंट कॉमन में है,
टोटल एलिमेंट ए के 12 है तो 4 या 8 यहाँ पे होंगे। टोटल एलिमेंट बी के 9 है जिनमें से 4 पहले ही लिख चुके आप क्योंकि कॉमन में, तो ये बचा 5। ठीक है, तो यूनियन में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 8 4 5, इन सबका सम 12 17, टोटल 17 हुई है। यूनिवर्सल सेट के पास कितने थे 20, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके बाहर कितने एलिमेंट बचे 3 एलिमेंट। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ ए इक्वल टू दिस देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी है 4, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमने अभी भी बात की थी, सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 to the power 4 16, और ये कह रहा है नॉन एम्प्टी सबसेट, तो एम्प्टी कितना होता है 1, और ये पूछा नॉन एम्प्टी, तो 16 माइनस 1, इसका आंसर हो जाएगा 15। देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड बी हैज 6 एलिमेंट देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज। हमारे पास क्या दे रखा, नंबर ऑफ ए के पास है 3 एलिमेंट, बी के पास है 6 एलिमेंट, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के पास कम से कम नंबर ऑफ एलिमेंट और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं। अच्छा, उसने सिर्फ कम से कम पूछा, तो उसके लिए क्या करना, देखना नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए कितना 3, नंबर ऑफ बी कितना 6, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ये बन जाएगा 9 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा आपके पास। अब उसने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कब मिलेंगे, जब ये ज्यादा होगा, तभी तो ये माइनस हो के कम एलिमेंट मिलेंगे। अगर मुझे ये बोलता ना कि मैक्सिमम नंबर ढूंढो, तो मैं कोशिश करता कि कॉमन में कम से कम एलिमेंट आए, और कॉमन में कम से कम एलिमेंट तब आते जब दोनों डिसजॉइंट हो। उस समय नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था 0 आता। ठीक है, अगर 0 आता तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 9 माइनस 0 यानी कि 9 आते, मैक्सिमम भी पूछा जाता। क्योंकि इसने मिनिमम पूछा तो मुझे इसको ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट कॉमन में डालने पड़ेंगे। अब ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास 6, तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन में एलिमेंट तब आएंगे जब एक सेट दूसरे का सबसेट बनेगा, और सबसेट वो बनता जो छोटा हो। अगर ए जो है सबसेट हो बी का, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होएगा, नंबर ऑफ ए, और ए के पास कितने एलिमेंट है 3, तो मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कितने होंगे जब इंटरसेक्शन मैक्सिमम होगा 9 माइनस 3, और ये हो जाएगा 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जब हम बात कर रहे थे 6 9 आ रहे थे, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 6। तो ये है आपके पास सेट थ्योरी के 29 क्वेश्चंस और उसका कॉन्सेप्ट। आगे बात करेंगे हम कोई दूसरी शीट पे।